हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 8 सोशल साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर को। जैसे कि हम लोग साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स के एंड हिंदी भी, इन सारे सब्जेक्ट्स के अभी तक मॉडल क्वेश्चन पेपर्स को देख रहे हैं, तो वैसे ही अब सोशल साइंस का भी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये क्लास 8 का, जो आपको पता ही है कि इस बार जो बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब क्वेश्चन पेपर्स आपको बाहर से मिलने वाले हैं। एग्ज़ाम्स आपके स्कूल में ही होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो है वो बाहर से आएगा, तो ऑब्वियसली उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होगा। तो वो चीज़ों को ही हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे, एंड पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएं। तो बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरीके का क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर आपके स्कूल में प्री बोर्ड या फिर मॉडल एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तब वहाँ पे आपको यही क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट थिंग ये कि मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा आपका, वो 80 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। एंड टाइम यहाँ पे दिया है 2.5 आवर्स अलॉटेड है। अब यहाँ पे देखते हैं पहला इंस्ट्रक्शन जो आपको दिया हुआ है कि सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो कंपलसरी रहेंगे। जितना मार्क्स अलॉट किया गया है हर एक क्वेश्चन के लिए, वो क्वेश्चंस के सामने में ही मेंशन किया हुआ है। और इंटरनल चॉइस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में, मतलब आपको ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको जितने दिख रहे हैं उतना सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने मैथ, साइंस ये सारे वीडियोस नहीं देखे ना, तो उन सब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। सोशल साइंस में जैसे आपको दिखेगा, सबसे पहले टिक द करेक्ट आंसर आ रहा है 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स के लिए आपको 5 क्वेश्चंस दिखेंगे, हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स है। जैसे यहाँ पे पूछा है हॉर्टिकल्चर का क्या मीनिंग होता है, तो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो बस ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। देन वर्ल्ड्स मेजर फाइबर क्रॉप, वर्ल्ड का सबसे मेन फाइबर क्रॉप कौन सा है, वर्ल्ड की बात हो रही है पूरी, तो वो है कॉटन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। देन व्हेन वाज द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है। तो व्हेन वाज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड एंड वेयर, तो ईयर जो दिया है ना 1857, तो ऑब्वियसली ये दोनों ऑप्शन जो है उसको तो मैं कट कर दूं, क्योंकि 58 दिखा रहा है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 57 में ही हुआ होगा, तो ये दो ऑप्शंस आपके पास बच रहे हैं, ए और बी। यहाँ पे आपको याद करना है कि 10 मई में हुआ था। तो सबसे फर्स्ट थिंग कि 1857 में हुआ है, तो वहाँ से याद कर लो। जो मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ ना, 1857 में हुआ है, यानी कि मई में हुआ है, तो मई का मंथ आपको वहाँ से याद हो जाएगा कि 1857 में, तो मई में हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जैसे ये ट्रिक की वाइज बोल रही हूँ ना, कि इसमें आप ये मत लेकर के जाना कि ये क्या बात हुआ, तो 1857 में हुआ है, ये फर्स्ट थिंग। उसके बाद अब डेट की बात हो रही है, तो 10 में आपको याद करना है। 12 और 10 दिया है, आप 10 याद करके चलो कि 10 है। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 10th मई में हुआ था, 1857 में। देन उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड वंदे मातरम। वंदे मातरम अगर आपको पता होगा, एकदम डायरेक्ट आंसर करेंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने वंदे मातरम लिखा था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। देन हीराकुंड डैम कहाँ पे है, तो ये डैम सिचुएटेड है उड़ीसा में। तो आप ये स्टेटमेंट यहाँ, मतलब ये ऑप्शन आप यहाँ पे चूज करोगे। तो टिक द करेक्ट ऑप्शंस, इतने सिंपल, लेकिन हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स अलॉटेड है। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वहाँ पे आपको मार्क्स गेन करने का पूरा पूरा चांस है। देन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी आपको मिलेगा 10 मार्क्स में। तो 5 क्वेश्चंस यहाँ पे भी दिए हुए हैं, अब वो ऊपर नीचे हैं, यहाँ 3 है, बाकी के 2 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो अब इनको हम लोग डील करते हैं। फर्स्ट थिंग देखना, मार्टिन लूथर, इसके लिए क्या आएगा, यहाँ पे आपको आंसर्स भी दिए हुए हैं पूरे, यहाँ लास्ट में ये आंसर भी यहाँ पर गिवन है, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो फर्स्ट के लिए हम लोग को बी से मैच करना है, मतलब मार्टिन लूथर। तो करप्शन इन रिलीजियस प्रैक्टिस, ये इसका आंसर हो जाएगा। देन हेनरी 8, तो ये आएगा नॉट टू ओबे द इम्पोर्टेंस ऑफ पोप, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। देन रॉक डैम्स, इसके लिए नीचे आएगा आपका आंसर, रॉक डैम्स में होगा ये वाला प्रेजेंट सॉइल इरोजन। उसके बाद फिर फोर्थ क्वेश्चन है बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर का डेफिनेशन पता ही है, अ नैरो लिंक बिटवीन हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फियर एंड लिथोस्फीयर। तो वही यहाँ पे आपको मिल रहा है, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, और बाकी ऊपर है हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फियर। देन फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, तो ये चाइल्ड लेबर सामने सामने ही दिया है, ये यहाँ पे मैच कर देंगे, तो ये हो गया मैच द फॉलोइंग। देन उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, ये 10 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा आपको। तो यहाँ पे 10 मार्क्स, मतलब टोटल 30 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव से ही बन जा रहे हैं, तो अच्छा खासा वेटेज है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का ही। अगर आप इतना भी अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आप पास हो सकते हो ईजिली ना। वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री इज,
पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंडिया। देन चंपारण इज़ इन डैश प्रोविंस। चंपारण जो है वो बिहार प्रोविंस के अंदर आता है, तो यहाँ पे आपको बिहार लिखना है। देन हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो इंडिया में ब्रिटिशर्स के लास्ट वायसराय थे लॉर्ड माउंटबैटन, तो वो आप यहाँ पास लिखोगे। देन कोडा डैम इज़ इन, ये है छत्तीसगढ़ में, तो आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ मेंशन करना है। देन द मेन एम ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ टू ब्रिंग डैश इन वर्क। वर्क में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है, तो यहाँ पे फिफ्थ आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी। तो ये कंप्लीट हुआ आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो ऑब्जेक्टिव में आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। देन उसके बाद आपको दिखेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 to 10 यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 4 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे, तो टोटल 7 क्वेश्चन हो गया ना 4 से 10 में, तो 7 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब टोटल 14 मार्क्स में आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। अभी तक आपका कितना बना, 30 + 14 यानी कि 44 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इंडिया इज रिगार्डेड एज यूनिक नेशन इन द ओपिनियन ऑफ एग्रीकल्चर। 2 मार्क्स का है ना, यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए हैं आपको, तो आप याद करना, कम से कम 2 से 3 पॉइंट सफिशिएंट है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। ऐसे तो 2 पॉइंट सफिशिएंट है, लेकिन 3 कर लो। तो यूनिक ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिनके वजह से इंडिया को एग्रीकल्चर में यूनिक नेशन माना जाता है, तो उसके लिए क्या क्या है। रीज़न फर्स्ट है, इन इंडिया ग्रेट पार्ट ऑफ प्लेन लैंड इज़ फाउंड। ठीक है, प्लेन लैंड बहुत सारा मिलता है। एग्रीकल्चर के लिए कैसा लैंड चाहिए, प्लेन होना चाहिए ना। ना तो आप प्लेट्यू पे एग्रीकल्चर कर सकते हो, ना ही माउंटेन्स पे कर सकते हो, प्लेन एरिया चाहिए। तो इंडिया में बहुत सारा ऐसा रीजन है जो कि प्लेन है, तो ये पहला इसका यूनिक फीचर हो गया। देन नेक्स्ट थिंग, द सॉइल ऑफ द कंट्री इज़ कैपेबल टू ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, यानी कि यहाँ का जो सॉइल है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लगा सकते हैं। और आपको पता भी है कि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल भी मिलते हैं हर एक जगह पे, कहीं पे रेड है, कहीं येलो है, कहीं ब्लैक सॉइल है, तो बहुत सारे टाइप का सॉइल, जैसे आप बहुत पढ़े हो ना, एल्यूवियल सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, तो बहुत सारे वैरायटी के सॉइल भी प्रेजेंट है और हर एक वैरायटी में डिफरेंट वैरायटीज़ के क्रॉप्स भी लगते हैं, तो ये इसका नेक्स्ट फीचर हो गया। देन उसके बाद में, द सिचुएशन फॉर डूइंग एनी टाइप ऑफ क्रॉप इज़ प्रेफर्ड। तो किसी भी टाइप के ग्रोइंग होना चाहिए वैसे तो यहाँ पे, किसी भी टाइप का क्रॉप ग्रो करने के लिए पर्टिकुलर सिचुएशन, या फिर जिसको हम लोग फेवरेबल कंडीशंस बोलते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, वो यहाँ पे अवेलेबल है। देन ओपन सनशाइन अदर कंडीशंस आर अवेलेबल फॉर फार्मिंग। तो फार्मिंग के लिए सनशाइन भी अच्छा अमाउंट में मिल जाता है यहाँ पास। देन उसके बाद में फिर लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, एग्रीकल्चर हैज़ इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर इंडियाज़ एक्सपोर्ट बिजनेस। तो इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक्सपोर्ट किए जाते हैं बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो ये इतने इसके फीचर्स हो गए। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ मिनरल। मिनरल का डेफिनेशन आपको याद करना है। तो मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनका कि फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होता है, उसको हम लोग मिनरल्स बोल रहे हैं। तो अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन इज़ अ मिनरल। देन सिक्स क्वेश्चन है, हाउ हमस इज़ मेड और क्रिएटेड। मतलब हमस कैसे बनता है या फिर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो हमस इज़ मेड और क्रिएटेड ड्यू टू द डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं। सो द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, calculator, telephone and other electronic instruments is known as information technology। ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन उसके बाद में एट्थ क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हेन वॉज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वॉज द रिजल्ट ऑफ इन्वेंशन ऑफ आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। मतलब कि प्रिंटिंग का ये जो आर्ट था वो जब डेवलप हुआ, इसका जब इन्वेंशन हुआ, तो उसका क्या रिजल्ट देखने के लिए मिला। तो ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ प्रिंटिंग मशीन, यानी प्रिंटिंग मशीन के डिस्कवर होने से या इन्वेंट होने से, द नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज्ड। जब प्रिंटिंग मशीन जैसे ही बना तो बुक्स बुक्स प्रिंट होने लगे, तो यानी कि बुक का जो नंबर था वो इंक्रीज होते गया। और दे वर अवेलेबल एट लोवेस्ट कॉस्ट। अब कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा अवेलेबल है, ज़्यादा अगर बन रहा है, दैट मीन्स उसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, तो बुक्स जो है वो लो कॉस्ट पे भी अवेलेबल हो जाते थे। देन द नॉलेज स्प्रेड वेरी फास्ट एंड मॉडर्न व्यूज़ स्प्रेड ईजिली। तो अब क्योंकि बुक्स ईजिली अवेलेबल थे, लो कॉस्ट पे अवेलेबल थे, इसलिए जो नॉलेज था वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ और जो मॉडर्न व्यूज़ थे वो ईजिली यहाँ पे स्प्रेड होने लगे। तो ये रिज़ल्ट हुआ प्रिंटिंग मशीन के इन्वेंशन का।
देन व्हाट इज कॉल्ड कस्टम टैक्स, कस्टम टैक्स का डेफिनेशन याद करना है। सो द टैक्स दैट हैड टू बी पेड टू द किंग ऑफ वन स्टेट फॉर ट्रांसपोर्टिंग कमर्शियल गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर वॉज कॉल्ड कस्टम टैक्स। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के जो किंग है, या फिर यहाँ पे अभी के कॉन्सेप्ट में लोगे तो जो वहाँ के रूलर हैं, तो उनका जो वो मतलब उस स्टेट में अगर कोई भी कमर्शियल गुड्स हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उस पर जो टैक्स देना पड़ेगा उसको कस्टम टैक्स बोलते हैं। देन उसके बाद 10th क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 5 न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में पब्लिश हुए कोई भी 5 न्यूज़पेपर्स के नेम आपको लिखने हैं। तो नेम डायरेक्टली याद करोगे, द हिंदू, द इंडियन मिरर, केसरी, मराठा एंड प्रभाकर। ये इतने थे। तो यहाँ तक हुआ। देन नेक्स्ट, अब आगे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक, ठीक है। तो 11 से 14 तक के जो क्वेश्चंस है वो हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 4 मार्क्स अलॉटेड है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करो, 11 से 14 कितना क्वेश्चन हो रहा है, 11 12 13 14, टोटल 4 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स, यानी कि टोटल 16 मार्क्स हो जा रहा है। तो अभी तक हम लोग देखे थे 44 मार्क्स के क्वेश्चन, प्लस अब हम लोग उसमें ऐड करेंगे ये 16 मार्क्स, तो टोटल आपका 60 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है वो हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जब देखेंगे ना, तो टोटल 14 तो हो गया, और टोटल 16 क्वेश्चन है। तो 14 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 है, ये दोनों क्वेश्चंस आपको 10-10 मार्क्स के मिलेंगे, मतलब ओवरऑल 20 मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा। तो ये 20 प्लस ये 60 आपका क्वेश्चन पेपर हो जाता है पूरे 80 मार्क्स का। तो ये हुआ पूरा आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, की मतलब आपको कौन से क्वेश्चंस पे कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो कि आपको कहाँ पे कितना फोकस देना है। ऑब्जेक्टिव में 30 मार्क्स एंड शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स आपको मिले 2-2 मार्क्स वाले, तो वहाँ पे आपको मिला 14 मार्क्स। उसके बाद अभी जो थोड़ा सा हम लोग बीच में आ रहे हैं क्वेश्चंस 4-4 मार्क्स वाले, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 16 मार्क्स, और 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 10-10 मार्क्स के। तो इस हिसाब से आप अपना प्रिपेयर करोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। व्हाट आर द मेथड्स टू मेक सॉइल फर्टाइल, सॉइल को फर्टाइल बनाने का क्या क्या मेथड है। तो सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, टू ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स लगाएंगे। ये हम लोग साइंस में भी पढ़े थे, क्रॉप रोटेशन से सॉइल का फर्टिलिटी जो है वो बढ़ता है। देन ऑर्गेनिक नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, जैसे कि काऊ डंग का यूज़ कर सकते हैं, तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। देन मेकिंग प्रॉपर इरिगेशन मेथड, तो इरिगेशन मेथड भी अगर सही होगा तो कम वाटर में भी हम लोग सही तरीके से मतलब वाटर को यूज़ कर पाएंगे, प्लांट्स को जो चाहिए वो हम लोग सही से दे पाएंगे। तो प्रॉपर इरिगेशन ज़रूरी है। देन डेयरी एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा सही जम नहीं रहा है। तो एग्रीकल्चर जो है वो सॉइल के फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग करना चाहिए, वो यहाँ पे वो बोलना चाह रहा है सेंस उसका। देन 12th क्वेश्चन है, राइट द फीचर्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग के क्या क्या फीचर्स हैं वो आपको लिखना है। तो प्लांटेशन फार्मिंग का क्या होता है, पहला चीज़, इस फार्मिंग के थ्रू बनाना, टी, कॉफ़ी, शुगर केन और रबर ट्री, इन सब चीज़ों को प्लांट किया जाता है। देन मॉडर्न इक्विपमेंट्स और मशीनरी यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल यानी कि पैसा, ये भी चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इज़ डिपेंडेंट ऑन द साइज़ ऑफ फार्म, यानी फार्म का कितना बड़ा साइज़ है या छोटा साइज़ है, उस साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना क्रॉप यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो ये प्लांटेशन फार्मिंग के फीचर्स हो गए। और उसके बाद एक और फीचर यहाँ पे दिया है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग, यानी कि इस टाइप का फार्मिंग करने के लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। तो ये इतने क्वेश्चंस आपके बने, मतलब 12 तक का। अब 13th क्वेश्चन है, राइट अबाउट दी सत्याग्रह। यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह के ऊपर आपको लिखना है, क्योंकि 13 में इसके बाद डायरेक्ट 14 दिख रहा है, तो दी सत्याग्रह से यहाँ पे लिखा तो है, लेकिन दिस नहीं, दिस होना चाहिए था, कि मतलब पर्टिकुलर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा। अगर एक से ज़्यादा रहता तो बात समझ में आता है कि दिस यूज़ कर रहे हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। अब ये क्या था, तो ये एक सत्याग्रह हुआ था कहाँ पे, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए इसका नेम पड़ रहा है खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात के इस डिस्ट्रिक्ट में फेमाइन जो है वो हुआ। अब यहाँ से स्टेटमेंट थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे फेमाइन टुक प्लेस, इतना यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला गुजरात तक, कि दिस सत्याग्रह टुक प्लेस इन डिस्ट्रिक्ट खेड़ा ऑफ गुजरात, ठीक है। उसके बाद हियर फेमाइन टुक प्लेस, ये आप लिखना।
फेमाइन होना मतलब कि फूड का बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी हो गया था, कमी हो गया था। और उसी टाइम पे प्लेग, ये एक डिसीज़ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिसीज़ है, जो कि वहाँ पे कंटिन्यूअसली स्प्रेड हो रहा था, जिसके वजह से वहाँ के लोगों का जो इकोनॉमिक कंडीशन था और वहाँ के फार्मर्स का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहा था। और उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो और ज़्यादा अपना लैंड का रेवेन्यू जो है उसको पे कर पाएँ, क्योंकि फार्मर्स के पास में खुद का लैंड होता नहीं था। जिनके पास है भी अगर, तो उस पे लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था, और जिनके पास नहीं है वो जिनसे लिए हैं उनको तो पे करना ही पड़ेगा। तो उन अब फार्मर्स का कंडीशन बहुत ख़राब था यहाँ पे कि वो लैंड रेवेन्यू दे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली लैंड रेवेन्यू उनसे कलेक्ट कर रही थी, उसके लिए उनको फ़ोर्स कर रही थी, जिसकी वजह से एक डिसकंटेंट क्रिएट हुआ फार्मर्स के बीच में। और उसके बाद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गांधी जी के लीडरशिप में फार्मर्स जो हैं वो एक मूवमेंट स्टार्ट किए, ताकि रेवेन्यू पे करना उनको बंद हो जाए, तो वो चीज़ को लोग स्टॉप भी किए। इस मूवमेंट में वो लोग रेवेन्यू देना बंद कर दिए, और गांधी जी उस चीज़ को लीडरशिप कर रहे थे। एंड आफ्टर ऑल जो गवर्नमेंट है उनको सरेंडर करना पड़ा, और उनका जो रेवेन्यू था वो एबॉलिश कर दिया गया, मतलब रोक दिया गया। तो ये हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, ये आपको लिखना है शॉर्ट नोट्स में। देन क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे पूछा है, व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड्स। पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, इसको डिफाइन करने। देन हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन को समझने में पॉपुलेशन पिरामिड कैसे काम आता है। तो पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है पॉपुलेशन को, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। अब इन दिस वी कैन नो द एज ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर एरिया। किसी भी एरिया में किस एज ग्रुप के कितने लोग रहते हैं उसका एक नॉलेज मिलता है इससे। और ये इसमें भी हेल्प करता है ताकि नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एक किसी भी पर्टिकुलर जगह पे कितने लोग रह रहे हैं, ये भी पता चलता है पॉपुलेशन पिरामिड से। थ्रू दिस वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द लेबर पावर। तो अब कहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, किस एज ग्रुप के हैं, तो उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि वहाँ से कितने लेबर पावर मिल सकता है। मतलब हम लोग को पता है कि लेबर पावर के लिए क्या चाहिए, ना तो ओल्ड एज वाले और ना ही चाइल्डहुड वाले, तो जो मिडिल वाला एज चाहिए वो पॉपुलेशन पिरामिड से पता चल ही जाएगा। और द नॉलेज अबाउट डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ ऑल्सो नोन। तो लोगों के ह्यूमन रिसोर्सेज जितने भी हैं ना उनके बारे में भी प्रॉपर नॉलेज जो है वो पॉपुलेशन पिरामिड से मिलता है। तो ये सारा इसका यूजेस हो गया किसी भी कंट्री के लिए। देन अब लास्ट के दो क्वेश्चंस जो बचे, लॉन्ग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, ये 10-10 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, मिनिमम सपोर्ट रेट क्या होता है, और मिनिमम सपोर्ट रेट क्यों एसेंशियल होता है फार्मर्स के लिए। ठीक है, व्हाट इज़ मिनिमम सपोर्ट रेट एंड व्हाई मिनिमम सपोर्ट रेट वाज एसेंशियल फॉर फार्मर्स। ये एक क्वेश्चन है। अब क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही इंस्ट्रक्शंस में दिया था कि क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में आपको इंटरनल ऑप्शंस मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, इट इज़ नेसेसरी टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन ग्रेन प्रोडक्शन, वाई। तो स्टेटमेंट आपको दिया है कि इंडिया को ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, लेकिन क्यों बनाना है ये आपको रीज़न देना है। तो ऑप्शन मिला है आपको क्वेश्चन नंबर 15 में, या तो ये मिनिमम सपोर्ट रेट वाला आंसर लिखो, या फिर ये सेल्फ सफिशिएंट ग्रेन प्रोडक्शन वाला। तो दो में से एक आपको लिखना है। पहले देखते हैं मिनिमम सपोर्ट रेट के लिए, टू प्रोवाइड फार्मर्स with right price of their production, government decided to keep minimum supported या corporate price for them। यानी कि फार्मर्स को राइट प्राइस मिल पाए उनके प्रोडक्शन का, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट करती है, और इसी को ही हम लोग मिनिमम सपोर्ट रेट या मिनिमम कॉर्पोरेट प्राइस बोलते हैं। अब मिनिमम कॉर्पोरेट प्राइस जो है वो क्या करता है यहाँ पे, कि जो फार्मर्स हैं वो सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन को सोसाइटी में उस पर्टिकुलर प्राइस पे जितना गवर्नमेंट सेट की है, जिसके वजह से अब गवर्नमेंट ये जो भी प्राइस जो सेट करती है ना वो डिसाइड करते हैं इस कॉर्पोरेट रेट को इस तरीके से, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको अपना प्राइम कॉस्ट यानी जितना वो लोग खर्च किए थे उस क्रॉप को लगाने में वो तो मिल ही रहा है, साथ ही में उनको थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो, जिसके वजह से जो कॉर्पोरेट कॉस्ट होता है फार्मर्स के लिए वो हेल्प करता है उनको कि वो अपने क्रॉप्स को सेल करें, लेकिन उसके लिए मतलब लो रेट तो रहता है बट उनको बेनिफिट जो है वो मिलता है उस चीज़ का। तो ये हो गया मिनिमम सपोर्ट रेट। आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट भी कर सकते हो इस आंसर को, क्योंकि शॉर्ट है 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा और डील किया जा सकता है। देन अब देखते हैं सेल्फ सफिशिएंट इन ग्रेन प्रोडक्शन, इंडिया को ऐसा क्यों होना चाहिए, आपको रीज़न देना है। तो इट इज़ नेसेसरी टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट रिगार्डिंग फूड प्रोडक्शन। तो स्टेटमेंट जो दिया था वो हम लिख दिए कि ये नेसेसरी है कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर इंडिया ओनली, सिर्फ इंडिया के लिए नेसेसरी नहीं है, बल्कि
सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो फील्ड ऑफ प्रोडक्शन में होना नेसेसरी है हर किसी के लिए, ठीक है, फॉर ऑल। फूड इज़ फर्स्ट नीड फॉर पर्सन, किसी भी इंसान के लिए जो फूड होता है वो तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट नीड है उसका। सो इफ़ वी डू नॉट ग्रो सफिशिएंट फूड, वी विल हैव टू इम्पोर्ट फूड क्रॉप्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़। तो अगर सफिशिएंट फूड क्रॉप्स हम लोग खुद नहीं लगाते हैं तो दूसरे कंट्रीज से इम्पोर्ट करके लाना पड़ेगा, एंड इट विल बी एक्सपेंसिव ऑल्सो। अगर बाहर से लेकर के आते हैं तो क्या होगा, वो एक्सपेंसिव भी होगा। तो जो मैक्सिमम इनकम होता है किसी भी नेशन का, वो तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में ही खर्च हो जाएगा, एंड इट विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द नेशन। तो जिसके वजह से नेशन पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, और जो डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो मैनी वेलफेयर प्लान्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। डेवलपमेंट अगर स्टॉप हो जा रहा है तो बहुत सारे जो वेलफेयर प्लान्स बनाए जाते हैं, मतलब किसी भी कंट्री के अच्छे के लिए जो प्लान्स बनाए जाते हैं वो भी यहाँ पे अफेक्ट होंगे। एंड इफ़ द प्रोग्रेस इज स्टॉप्ड, द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विल बी लिमिटेड। तो अगर यहाँ पे डेवलपमेंट ही अगर रुक जाता है तो ऑब्वियस है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए एसेंशियल है कि जो कंट्री है, कोई भी कंट्री है, उसको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए फूड प्रोडक्शन में, ताकि फूड उसको कम से कम एक्सचेंज या फिर बाहर से उसको इम्पोर्ट ना करना पड़े। तो ये हो गया आपका 15th क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 16 है, वाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड बैकबोन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बाकी सारे इंडस्ट्रीज का बैकबोन क्यों बोला जाता है, ये क्वेश्चन है। और करके आपको दिया है, इन द मैप ऑफ इंडिया फाइंड आउट द प्लेसेस वेयर आयरन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड एंड मार्क देयर लोकेशन इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। तो आपको मैप ऑफ इंडिया में वो सारे प्लेसेस को ढूंढना है जहाँ पे आयरन इंडस्ट्रीज हैं और उसको मार्क करना है। तो यहाँ पे आपको मैप लगेगा इस वाले क्वेश्चन में, और यहाँ आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो दो में से एक, क्योंकि इंटरनल ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 का, तो दो में से एक अटेम्प्ट करना है, ठीक। तो पहले देखते हैं कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को बैकबोन क्यों बोलते हैं बाकी इंडस्ट्रीज़ का। तो यहाँ देखो, ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड मेनली मेड बाई आयरन एंड स्टील। मैक्सिमम चीज़ें जो यूज़ होती हैं ना, उसका मेन कंपोनेंट आयरन या फिर स्टील होता है। इसलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो बैकबोन हो जाता है बाकी सारे इंडस्ट्रीज़ का। अब इसके और भी रीजंस हैं, हम लोग पॉइंट वाइज दिखा सकते हैं। फर्स्ट है, टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर आर मेड बाई स्टील। एग्रीकल्चर अगर कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं उसमें तो वो तो स्टील के ही बने हुए होते हैं। तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए, स्टील और आयरन इंडस्ट्री जो है उसका बैकबोन हो गया। देन माइनिंग वर्क अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो टूल्स और इक्विपमेंट्स लग रहे हैं वो भी आयरन और स्टील के बने हैं। तो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए भी आयरन और स्टील हो गया इंपॉर्टेंट। अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स बना रहे हैं, या कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे भी आयरन और स्टील यूज़ हो रहा है। तो इसके लिए भी हो गया आयरन और स्टील बैकबोन। देन अगर ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ऑयल वेल्स में से, वहाँ पे भी आयरन और स्टील का यूज़ होता है। अगर बिग बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आयरन यूज़ होता है। और इसके अलावा अगर मेकिंग ऑफ पिन टू मेकिंग द पार्ट ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, एयरप्लेन अगर बना रहे हैं तो एयरप्लेन के पार्ट्स में भी आपको आयरन और स्टील देखने के लिए मिलते हैं। तो जब हर जगह पे आयरन और स्टील के बिना काम हो ही नहीं पा रहा है तो ऑब्वियसली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बाकी सारे इंडस्ट्रीज़ के बैकबोन हैं। देन अब मैप ऑफ इंडिया की बात हो रही है, हम लोग को लोकेट करना है आयरन ओर, तो मैप डायरेक्टली वहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। देखो, नीचे के एरियाज़ में उतने नहीं है, तो पहले मैं आपको ये जो एरिया है यहाँ से स्टार्ट करें हम लोग। मैप ऑफ इंडिया फर्स्ट थिंग ध्यान रखना, डायरेक्शंस को। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अभी फ़िलहाल ईस्ट साइड में आपको बहुत सारे प्लेसेस देखने के लिए मिलेंगे, तो उनको हम लोग मेंशन करेंगे कहाँ कहाँ पे आयरन है, आयरन ओर है। तो ये आप देखना, जहाँ पे आपको डॉट्स लगाने हैं बस और नाम याद करना है। तो जैसे बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट है। जमशेदपुर स्टील प्लांट है। भिलाई स्टील प्लांट है। राउरकेला आयरन प्लांट्स ना, आयरन इंडस्ट्रीज़, तो आयरन यहाँ पास है। देन उसके बाद फिर नीचे हम लोग आएंगे यहाँ पे नीचे के एरियाज़ में, तो जैसे आपको मिल रहा है विशाखापट्टनम और विजयनगर और यहाँ पे सीलाम और भद्रावती। तो इतने सारे यहाँ पे आपको जो आयरन इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं, और वही चीज़ आप चाहो तो यहाँ पास मेंशन भी कर सकते हो कि किन जगहों पे हैं, और उसके बाद आपको उसको यहाँ मैप में लोकेट करना है। तो ये इतने क्वेश्चंस आपके बन गए सेट 2 के। तो सेट 2 में एक ही पार्ट में कंप्लीट कर दूँ क्योंकि ज़्यादा लेंदी ये गया नहीं है। सेट 1, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सेट 2 को कवर करेंगे। वो वीडियो फ़िलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा साइंस, मैथ्स,
हिंदी इंग्लिश के वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उनको देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल एंड इफ़ you want to stay connected with us, then join the Telegram link given in description.